नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने चुनाव प्रचार पे पूरी ताकत झोंक रखी है। राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता राज्य में जनता को अपनी तरफ आकर्षित के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा में ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। शाह ने एक तरफ जहां रेवाड़ी में जनसभा को संबोधित किया, कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की सरकारें कट, कमीशन और भ्रष्टाचार पर चलती हैं, ये आरोप लगाया। वहीं राहुल गांधी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी पर एमएसपी को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा तो कर रही हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार भी जारी है। हालांकि जनता का फैसला क्या होगा, ये तस्वीर चुनावी नतीजों के साथ ही स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन एक सवाल जो आज हर किसी के मन में उभर रहा होगा कि क्या इस वार पलटवार के अध्याय के बाद राजनीतिक दलों के लिए सरकार बनाना आसान हो जाएगा? क्या अमित शाह के कांग्रेस पर हमले से बीजेपी की जीत का रास्ता साफ हो पाएगा? आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो वार पलटवार के दौर के बाद क्या जीत का रास्ता पार्टियों के लिए आसान होगा? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में हर कोई उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहा है। इस बीच बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेता राज्य में जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में ताबड़तोड़ रैलियां की, बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। रेवाड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की सरकारें कट, कमीशन और भ्रष्टाचार पर चलती थी। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने भ्रष्टाचार को खत्म किया और समान रूप से विकास किया। एक मुख्यमंत्री आता था तो एक जिले का काम होता था और भ्रष्टाचार बढ़ जाता था। दूसरा मुख्यमंत्री आता था तो दूसरे जिले का काम होता था और गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। भाजपा की सरकार आई, पूरे हरियाणा की सरकार आई, 36 बिरादरी का विकास करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया और ये 10 साल के अंदर हरियाणा में भ्रष्टाचार का नामो निशान समाप्त कर दिया। अमित शाह ने राहुल गांधी पर अफवाह फैलाने का आरोप भी लगाया। शाह ने कहा कि राहुल गांधी अमेरिका जाकर अंग्रेजी में बोलकर आए हैं कि भारत में आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा सेना का अपमान करती है, वो कश्मीर में धारा 370 लागू करना चाहती है। अमित शाह ने लोगों से पूछा कि क्या आप ऐसा होने देंगे? भाइयों बहनों, एक कांग्रेस हमेशा सेना का अपमान करती है। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने सेना अध्यक्ष को गुंडा कहने का दुस्साहस किया था। कांग्रेस ने कभी सेना का सम्मान नहीं किया। उन्होंने भ्रांतियां फैलाने का काम। अभी एक भ्रांति फैला रहे हैं कि अग्निवीर से जो बच्चे वापिस आएंगे वो बच्चों को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। हरियाणा वालों, मैं आज आपके बीच में वादा कर कर जाता हूं, हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को अभी किसी एनजीओ ने पकड़ा दिया है कि एमएसपी बोलने से वोट मिल जाएंगे। खरीफ और रबी की फसल कौन सी है, क्या आपको मालूम है? पूरे देश भर में कांग्रेस की जो सरकारें चल रही हैं, वो एमएसपी के नाम पर किसानों से झूठ बोलना बंद कर दे। हरियाणा की बीजेपी सरकार किसानों से 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रही है। हरियाणा में कांग्रेस के नेता एक बार बता दें कि देश में आपकी कौन सी सरकार एमएसपी पर 24 फसलें खरीदती है? भाइयों बहनों, मैं आज यहां से इस मंच से सवाल पूछना चाहता हूं
पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकारें जो चल रही है वो एमएसपी के नाम पर किसानों के सामने झूठ बोलने का बंद करिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 24 क्रॉप खरीद रही है, 24 के 24 क्रॉप खरीद रही है। हरियाणा में कांग्रेस के नेता एक बार बता दे, देश में आपकी कौन सी सरकार 24 के 24 क्रॉप खरीदती है। बहरहाल सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं और एक दूसरे पर वार पलटवार भी जारी है। हालांकि इस वार पलटवार के दौर में जनता किसे चुनती है, इसकी तस्वीर 8 अक्टूबर को ही साफ हो पाएगी। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी आपसे करेंगे। चूंकि हरियाणा के सियासत में किसान एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, यही वजह है कि राजनीतिक दल किसानों के नाम पर राजनीति करने से जरा भी गुरेज नहीं कर रहे। लेकिन एमएसपी को लेकर जिस तरह से चुनावी वादे किए जा रहे हैं, दावों की छड़ियां लगाई जा रही हैं पार्टियों की तरफ से, जनता के वोट पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, प्रगति 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की बात अमित शाह जी कह रहे हैं। अमित शाह जी 2014 में, 19 में प्रधानमंत्री जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, बड़े बड़े नेता आते रहे हैं हरियाणा में। अब भी वही चुनावी दौर है, जैसे 14-19 में आए, अब भी नेताओं की धमक है। तीसरी बार आज अमित शाह हरियाणा में आए हैं और 2 बार प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं। और बड़े योगी आदित्यनाथ जो एक बहुत मजबूत मुख्यमंत्री माने जाते हैं, हरियाणा के लोग अक्सर उनका नाम भी लेते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री बहुत बोल्ड है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो भी आ चुके हैं यहाँ पे। अमित शाह जी वो भी कह रहे थे कि 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदेंगे या खरीद रहे हैं। कल भूपेंद्र हुड्डा का बयान आया था कि हरियाणा में 24 फसलें तो होती नहीं, अगर होती हैं कौन सी फसलें खरीद रहे हैं, आप उनके नाम बताओ 24 फसलों की। दरअसल कुछ गिनी चुनी फसलें हैं जिनका पैदावार बहुत ज्यादा है। धान की फसल है, गेहूं की फसल है, सरसों है, बाजरा कुछ क्षेत्रों में होता है। तो जो प्रमुख फसलें हैं उनकी गिनती मेरे को लगता है 1 दर्जन के आसपास होगी। बाकी जो छोटी मोटी फसलें हैं कोई 2-4 जिलों में होती है। पूरे प्रदेश की जो फसलें होती हैं जहां एक ज्यादा पैदावार रहती है उसमें धान है, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, बाजरा की फसल कुछ जिलों में होती है, कपास की हो गई है। तो कल भूपेंद्र हुड्डा, क्योंकि बीजेपी नेता लगातार ये कह रहे थे कि 24 फसलों को एमएसपी खरीदेंगे, अभी एक ये भी विपक्ष या कांग्रेस के नेता कहते हैं कि अभी तक इन दिनों में कोई फसल आने वाली नहीं है, तो किसानों को फायदा कैसे मिलेगा। और 24 फसलें भूपेंद्र हुड्डा कल कह रहे थे नाम बताओ। तो ये राजनीतिक भाषण है जिससे लोगों को थोड़ा सा बहलाया जाता है। हालांकि योजनाएं हैं, अच्छी हैं, लेकिन पूरी तरह फायदा मिले ऐसा नहीं है। और जो अभी आप बात कर रहे थे कि कैसे फायदा क्या होगा, उससे पार्टी का असर क्या पड़ेगा। असर की बात देखिए, चुनाव है, चुनाव में कांग्रेस नेता भी मल्लिकार्जुन खड़गे आए, राहुल गांधी भी आ चुके हैं, एक बार राहुल गांधी को फिर भी आना है। हर कोई अपने अपनी बातें करता है कि हमने उसके लिए किया। किसानों की जहां तक बात है, किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है, उसका कोई हल नहीं निकला। सरकार कहती है एमएसपी पे हम फसलें खरीदेंगे, लेकिन किसान संगठन कह रहे हैं कि आप लीगल गारंटी दो, कानूनी इस बात की, इस तरह की गारंटी होनी चाहिए कि फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी, ताकि नहीं खरीदी जाएगी तो किसान कोर्ट जा सकते हैं, उनके पास एक विकल्प होगा कि अगर सरकार वायदा पूरा नहीं करती। तो कुल मिला के किसान आंदोलन का असर अभी भी है। किसानों के अलावा भी, चूंकि किसान, हरियाणा एक कृषि प्रधान देश है जहां ज्यादातर 18 से 20 लाख परिवार ऐसे हैं जो खेती से जुड़े हैं, और इतने ही परिवार जो मजदूरी करते हैं खेतों में, जिनकी अपनी जमीन नहीं है, वो दिहाड़ी पे फसलों की, बीजों की बुआई करते हैं, फसल काटते हैं, मंडी तक ले जाते हैं, उसका देख रेख रख रखाव करते हैं, देखभाल करते हैं। तो बहुत सारी 18 से 20 लाख किसान परिवार है, और इससे ज्यादा कहीं वो परिवार है जो खेतों में मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं। तो ये संख्या लाखों में है, लाखों में। तो व्यापार के अलावा कृषि एक बड़ा क्षेत्र है हरियाणा में, जो अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता है या अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। लिहाजा किसान आंदोलन अभी भी चला। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, युवाओं वाले मुद्दे हैं, चीजें सरकार ने काम की है। देखिए, बिजली के क्षेत्र में, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम हुआ है हरियाणा में, बिजली में हुआ है। और ऑनलाइन सेवाएं जो दी है उसका भी फायदा लोगों को मिल रहा है। जिन लोगों को जानकारी है कि ऑनलाइन कैसे काम कर सकते हैं, जिनको नहीं जानकारी वो थोड़ा सा नुक्ताचीनी करते हैं कि इससे कुछ नहीं है, पोर्टल बंद करो। लेकिन सरकार के कामों से फायदा हुआ है। लेकिन सवाल मेरा ये है,
अगर फायदा हुआ है लेकिन लोगों के चेहरों पे खुशी नहीं है, नाराजगी क्यों है, लोग निराश क्यों हैं, ज्यादातर लोग ऐसा है। तो काम-काज सरकार की बात आती है कि काम होने के बावजूद लोगों पे जो उनकी अपेक्षाएं थी, जो राहत मिलती है सरकारों से, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं या जो जरूरतें हैं वो पूरी ना होने की लोगों के भी चेहरों पर संतुष्टि और खुशी ज्यादा नहीं है। इस वजह से लोग नाराज हैं, हालांकि काम अच्छे हुए हैं। बिल्कुल महेश जी, चूंकि कृषि का क्या अगर जिक्र किया जा रहा है तो कृषि हरियाणा की सियासत में अर्थव्यवस्था में रीढ़ माना जाता है। कृषि एक ऐसा मुद्दा है जो किसानों से सीधे तौर पर उसको लुभाने के लिए, किसानों को लुभाने के लिए राजनीतिक दल तमाम प्रयास कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि एमएसपी का मुद्दा अब चुनावी शोर में शुमार हो चुका है। लेकिन इसके लिए क्या सरकार जो वादे कर रही है उसको धरातल पर लागू करना इतना आसान होगा? हालांकि अभी तक बीजेपी की तरफ से इसे लागू नहीं किया गया है। एमएसपी पर कानून की गारंटी की मांग की जा रही है, लेकिन इसे लागू बीजेपी की तरफ से नहीं किया जा चुका है। शायद यही वजह है कि किसान आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इसे लागू करना आसान हो पाएगा कांग्रेस के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं जानकारी दे दूं कि ऑन रिकॉर्ड यहां नियमों के लिहाज से तो हरियाणा की सरकार ने एमएसपी पर फसलों की खरीद का ऐलान कर दिया है। 24 फसलों की खरीद का जिक्र यहां पर अमित शाह की तरफ से किया जा रहा है। अगर ऑन रिकॉर्ड की बात की जाए तो यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की बात कर रही है, लेकिन वो 24 फसलों में से एक दाना भी अभी तक एमएसपी पर सरकार की तरफ से नहीं खरीदा गया। जब से ये ऐलान सरकार की तरफ से, नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से नोटिफाइड किया गया है, खरीदने की बात की गई है, तब से तो एक दाना मंडियों तक पहुंचा नहीं और एक दाना सरकार ने अभी तक खरीदा नहीं। चुनाव के बाद, मतदान की तारीख के बाद क्या होगा ये अलग परिस्थिति होगी, लेकिन फिलहाल तक यहां एक सुहाना सपना किसानों को दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और अगर एमएसपी पर फसलों की खरीद इतनी ही आसान थी तो क्यों 13 महीनों तक देश के किसानों को दिल्ली की सरहदों पर बैठना पड़ा? 700 से ज्यादा किसानों को शहादत क्यों देनी पड़ी? 700 से ज्यादा किसानों की जान इस आंदोलन के दौरान गई, जिन्हें शहीद मानने से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनकार किया। अगर 24 फसलों पर एमएसपी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार हरियाणा के स्तर पर दे सकती है, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एमएसपी पर कानून बनाने में, एमएसपी पर फसलों की खरीद को ऐलान करने में क्या परेशानी थी, ये तमाम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिक्र कर रहे हैं कि किसान आंदोलन अब भी चल रहा है। दरअसल किसानों को आंदोलन स्थगित करने के लिए यहां पर कमेटियों का जिक्र किया गया। उन कमेटियों की कभी कोई रिपोर्ट नहीं आई, उन कमेटियों से किसी को कोई उम्मीद नहीं बची है। लेकिन फिलहाल चूंकि यहां पर लोकसभा का चुनाव था और किसी तरीके से यहां पे जो है दिल्ली की सरहदों में दाखिल नहीं होने दिया गया, शंभू बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया गया हरियाणा की सरकार की तरफ से, और लगातार जो किसान है हरियाणा प्रदेश में दाखिल होकर दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, वो एक राजनीतिक कारण भी उसके पीछे हो सकते हैं। लेकिन जो मांग किसानों की तरफ से थी वो मांग अगर पूरी की जा सकती थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं की? और अगर एमएसपी पर फसलें खरीदने के लिए सरकार तैयार थी तो ये काम किसान आंदोलन के तुरंत बाद हरियाणा की सरकार की तरफ से 24 फसलों का जो ऐलान किया जा रहा है, कम से कम अगर 1 फसल, 2 फसल, 3 फसल अगर किसानों की एमएसपी पर खरीदी जाती तो हमें लगता कि वाकई किसान को कुछ देने की मंशा सरकार की है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से किसानों के हित में कुछ भी नहीं किया गया। कल ही मैं नारनौल के इलाके में बना हुआ था और तमाम किसानों से मैं उनके दर्द को, मर्म को समझने की कोशिश करा था ताकि चुनावी मुद्दों की असलियत को मैं समझ पाऊं। उस वक्त नारनौल के किसानों की तरफ से जानकारी दी गई कि हमारे इलाके में सूखा नहीं पड़ा तो सूखे का मुआवजा भी हमें दिया गया, 10-10 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उन्हें पैसे मिले। हमारे यहां पर बाढ़ नहीं आई लेकिन बाढ़ का मुआवजा भी हमें दिया गया। तो साफ तौर से यह भी मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान आंदोलन के बाद से जो भी, जिस भी तरह की मांग किसान आंदोलनकारियों की तरफ से एक धरना लगाकर सामने रख दी गई, उस मांग को पूरा सरकारों की तरफ से किया गया। वो अलग बात है कि वो पैसा जनता का था और वो जनता का पैसा, सरकार के खजाने का पैसा यहां पर किसानों को देने की कोशिश, भरसक कोशिश यहां पर की गई। अगर बाढ़ आई या नहीं आई लेकिन मुआवजा दिया गया, सूखा पड़ा या नहीं पड़ा लेकिन मुआवजा दिया गया, सरकार के खजाने से पैसा किसानों को देकर किसानों को खुश करने की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरपूर की है। वो अलग बात है कि 5 तारीख के बाद दोबारा अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो क्या होगा, और अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो क्या एमएसपी पर कानून बना ही दिया जाएगा, ये भी एक सवाल है। फिलहाल सपने सुहाने हैं और दोनों ही तरफ से दिखाए जा रहे हैं।
बिल्कुल, सपने वीरेंद्र जी जरूर दोनों तरफ से सुहाने दिखाए जा रहे हैं। राजनीतिक दल जीत के लेकर के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन एमएसपी एक ऐसा मुद्दा फिलहाल बना हुआ है चुनावी शोर में, जिसकी वजह से राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे जरूर कर रहे हैं, जनता को अपने पक्ष में, अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एमएसपी का मुद्दा कितना ज्यादा यहाँ पे प्रभावशील साबित होने वाला है, क्योंकि निश्चित तौर पर किसान एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हरियाणा की सियासत में। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, और ऐसे में एमएसपी को मुद्दा बना करके क्या सियासी दल सत्ता पर काबिज हो पाएंगे? एमएसपी एक मुद्दा है, अवश्य है, लेकिन पूरे मुद्दे को ये चुनाव प्रभावित करेगा ऐसा है नहीं। देखिए, किसानों के साथ सभी दलों की सहानुभूति है, सभी दावा करते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे हैं और अमित शाह भी कहे, नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, तो परस्पर जो है एक दूसरे पर प्रहार करने का एक क्रम चल रहा है। लेकिन एक देखिए, आज अमित शाह जी की जितनी 3 रैलियां थी, सबसे पहले रेवाड़ी के अंदर थी, फिर मुलाना के अंदर थी, बराड़ा में, और उसके बाद लाडवा में। अब देखिए, अमित शाह जी अपने जो है मतलब भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों का जिक्र करते हैं 10 वर्ष के शासनकाल का, लेकिन 9.5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी की उपलब्धियों का जिक्र होता है, लेकिन उनके नाम का उल्लेख नहीं होता। मतलब भारतीय जनता पार्टी को मनोहर लाल जी के नाम से ही अब डर लगने लगा, ऐसा एक धारणा बन गई है। देखिए, मनोहर लाल जी ने क्या कोई अपराध किया है? मतलब अगर उनके शासनकाल की उपलब्धियां आप तो गिनाते हैं लेकिन नाम नहीं लेते, तो ये एक भारतीय जनता पार्टी में एक अलग धारणा जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी उनके नाम से ही डरी हुई है। और ये देखिए, अगर आपने 56 दिन के अंदर जो नायब सिंह सैनी ने 126 घोषणाएं की हैं और उनकी उपलब्धियां गुणगान कर रहे हैं, तो आज आप जो है अमित शाह जो है उनके निर्वाचन क्षेत्र जो है लाडवा में जो चुनाव सभा करने क्यों गए? क्या नायब सिंह सैनी को अमित शाह की सभा की आवश्यकता थी? तो मतलब एक तरह की धारणा बनी हुई है क्या? और ये देखिए, अनिल विज हालांकि अंबाला में ही है, अंबाला छावनी से है, अंबाला जिले में है, लेकिन वहां वो मुलाना की जो बराड़ा में जनसभा थी वहां नहीं गए। उसका कारण था, अगर वो जाते तो देखिए, वो स्टार प्रचारक नहीं है, अनिल विज स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम नहीं है। अगर वो जाते तो वहां की जो बुराड़ा की जो रैली थी, चुनावी रैली थी, उसका खर्चा भी उनके खर्चे में शामिल हो जाता। तो इसलिए हालांकि वहां अनिल विज नहीं गए और उनको किसी की जरूरत भी नहीं है। हाँ, मनोहर लाल जी जो है जरूर उनके डोर टू डोर कैंपेन में शामिल हुए, मनोहर लाल जी ने इच्छा व्यक्त की तो अनिल विज जी ने कहा कि मेरा वहां कार्यक्रम है, आप आइए, तो आपका स्वागत है। तो इसलिए अगर देखिए, अब रेवाड़ी के अंदर भी अमित शाह गए तो रेवाड़ी के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अपने ही लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग जो चुनाव में सक्रिय नहीं हो रहे, जनसभा में उन्होंने इसका संकेत भी दिया। तो कुल मिला के ये देखिए कि अमित शाह जी की जितनी भी आज 3 रैलियां हुई हैं, उसके अंदर जो है किसानों के मुद्दा तो था, और किसान का भी था, जवान का भी था, और रोजगार के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, और इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को भी संदेश दिया। तो कुल मिला के ये देखा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों का उल्लेख कर रही है पूरे 10 वर्ष के शासनकाल का, लेकिन मनोहर लाल जी की जो उपलब्धियां उनका भी उल्लेख है, लेकिन मनोहर लाल जी का नाम नहीं ले रहे। पहले जब अमित शाह आते थे, नरेंद्र मोदी आते थे, तो मनोहर लाल जी का गुणगान करते थे, अब उनका नाम ही नहीं लिया जा रहा। तो इससे चर्चा होना, इससे कार्यकर्ताओं में चर्चा होना स्वाभाविक है। बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार के चलते किसानों का जिक्र जरूर किया जा रहा है, लेकिन न सिर्फ किसानों का बल्कि आरक्षण का मुद्दा भी इस वक्त न सिर्फ प्रदेश में, देश भर में भी गरमाया हुआ है। आरक्षण के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव के दौरान भी सियासत देखने को मिली, एक बार फिर वही मुद्दा गरमा रहा है। क्या इस बार लोकसभा चुनाव की तरह नतीजे फिर बीजेपी के पक्ष में या विपक्ष में आने की उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, प्रगति थोड़े टाइम की बात है, 12 मार्च को मनोहर लाल जी को बदला गया था, नायब सिंह सैनी से रिप्लेस किया गया था। मेरे को याद है 11 मार्च को एक जो हाईवे का उद्घाटन किया गया दिल्ली से, जो नया हाईवे बना है, जब प्रधानमंत्री ने कहा था जी, मेरे को दिन वो याद है जब मनोहर लाल जी में मोटरसाइकिल से रोहतक से गुरुग्राम जाया करते थे। 11 मार्च का दिन मेरे को याद है, वो द्वारका हाईवे का एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था और 12 मार्च को बदल दिया गया था। उस वक्त उस दिन 11 मार्च को प्रधानमंत्री ने कहा था हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल। 2-3 महीने पहले एक अमित शाह जी की रैली करनाल में हुई थी, मैंने खुद सुना, मैं उसमें मौजूद था, कि हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, जब कभी अमित शाह या राजनाथ सिंह भी हरियाणा में आए हैं लोकसभा चुनाव से पहले या उस दौरान भी, और प्रधानमंत्री, मैंने उनके मुंह से हमेशा सुना है कि हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बड़े नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने हमेशा ये कहा है, जेपी नड्डा ने भी कहा है जब पंचकुला रोड शो था, यशस्वी मुख्यमंत्री। अब अचानक मनोहर लाल जी का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, जैसा सोनी जी भी कह रहे हैं? पार्टी की रणनीति हो सकती है, लेकिन मेरे को लगता है जिस तरीके से लगातार आज 3 बार अमित शाह आए हैं, प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं 2 बार, अब एक बार और आने की, उधर राहुल गांधी भी आने वाले हैं, 5-4 दिन का ये चुनाव रह गया। लेकिन मेरे को लगता है पिछले एक पखवाड़े में
बीजेपी ने अपनी स्थिति में सुधार किया है, डैमेज कंट्रोल काफी हद तक किया है, जिससे कांग्रेस की बढ़त रुकी है। अब कांग्रेस जिस तरीके से 70 पार का नारा दे रही थी कुछ दिन पहले हमने सुना, लेकिन अब कांग्रेस वाले 70 पार का नारा नहीं दे रहे कि हम सरकार बनाएंगे 70 पार सीटें। बीजेपी की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन आज भी मैं मानता हूं जमीनी हकीकत, क्योंकि कितने लोगों से मिलते हैं, जमीनी हकीकत है कि आज भी बीजेपी के पास बहुमत के लायक जीत की सीटें मेरे को नहीं नजर आ रही। तो एक तरह से घबराहट भी बीजेपी नेताओं में जरूर है, इसी वजह से आमद तेज हो गई है, फटाफट आ रहे हैं, एक दिन में 2-3 दिन रैली कर रहे हैं। तो बीजेपी पूरी कोशिश करिए, कोई कोशिश नहीं छोड़ी। जहां लगता है कि ये कदम उठाना जरूरी है, उपाय करना जरूरी है, किसी को मनाना जरूरी है, बीजेपी की तमाम टॉप लीडरशिप से लेकर हरियाणा की लीडरशिप, अब मनोहर लाल जी खुद घूम रहे हैं, आज भी पानीपत आए थे, वो विधानसभाओं में जा रहे हैं, विधानसभाओं के अलावा जो बागी हैं उनसे मिलने। आज उन्होंने पानीपत में कहा कि मैंने स्थिति का जायजा ले लिया है, बीजेपी बहुमत से सरकार बना रही है। तो हर तरह सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, डैमेज कंट्रोल की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तमाम यहां पर पार्टियां अपने अपने प्रचार प्रसार को जोर देती हुई, गति देती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन बीजेपी का ये जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है वो कितना रंग लाएगी ये देखने वाली बात होगी जब नतीजे सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। हरियाणा में चुनावी शोर अपने आखिरी शबाब पर है, पार्टियां जीत के लिए पूरी जोर आजमाइश लगा रही है। तमाम वादे, तमाम घोषणाएं, तमाम दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों में कितनी हकीकत, कितनी सच्चाई, कितना फसाना है, ये रिजल्ट के बाद ही सामने आ पाएगा। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर।